तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएचडी 5 का जो जून 2024 का पेपर है, उसी के क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सीधे उस क्वेश्चन आंसर की तरफ, जहां पर हमें वो क्वेश्चन मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर पीडीएफ में साफ तौर पर कहा गया है, सारी बातें सभी लोगों को पता है। अगर किसी को पीडीएफ खरीदना हो तो आप लोग कांटेक्ट करके ले सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं वहां पर जहां पर हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा जून 2024 का। ठीक है, तो जून 2024 का ये रहा पेपर, और जो कि जून 2024 में जो प्रश्न पूछा गया था कि पहला नंबर प्रश्न की रस निष्पत्ति की परिभाषा निरूपित करते हुए शंकु के अनुमितिवाद एवं भट्टनायक के भोगवाद पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ये जो प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसका हम लोग आंसर देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि रस निष्पत्ति की परिभाषा जो है, या फिर प्रश्न में पूछा गया है कि रस निष्पत्ति की परिभाषा निरूपित करते हुए जो शंकु का जो अनुमितिवाद है और भट्टनायक का जो भोगवाद है, उस पर विचार करने को कहा गया है। ये दो आचार्य हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, भूमिका के तौर पर लिखेंगे कि भारतीय काव्य शास्त्र में रस निष्पत्ति का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत का जो काव्य शास्त्र है उसमें रस निष्पत्ति का जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। काव्य का मूल प्रयोजन रसास्वादन है, मतलब रस का आश्वासन, मतलब रस का स्वाद लेना। ठीक है, अतः यह जानना आवश्यक हो जाता है कि रस की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। आप यहाँ पर कहा गया है कि काव्य का मूल जो प्रयोजन है, जो जरूरत है, वो तो है रस का स्वाद लेना, लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है कि रस की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो आचार्यों ने विभिन्न दृष्टियों से इस पर विचार किया है। विशेषतः शंकु के अनुमितिवाद तथा भट्टनायक के भोगवाद इस संदर्भ में अत्यंत चर्चित है। तो यहाँ हम पहले रस निष्पत्ति की परिभाषा स्पष्ट करेंगे, फिर शंकुक और भट्टनायक के मतों का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो देखिए, रस निष्पत्ति की जो परिभाषा है उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि रस निष्पत्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखिए, रस की उत्पत्ति अथवा उसकी सृष्टि किस प्रकार होती है। रस निष्पत्ति का अर्थ ही यही है कि रस की उत्पत्ति और उसकी जो मतलब उसकी उत्पत्ति या फिर जो सृष्टि है वो किस प्रकार होती है। आचार्यों ने इसके लिए सामान्यतः स्थायी भाव जैसे रति, शोक, क्रोध आदि और विभावों, आलंबन और उद्दीपन, संचारी भावों तथा व्यभिचारी भावों के संयोग को आवश्यक माना है। ठीक है, जब उपयुक्त सभी भाव उचित प्रकार से समन्वित होकर काव्य में प्रस्तुत होते हैं, तब उनमें से एक प्रमुख स्थायी भाव जागृत होकर रस का रूप ग्रहण करता है। यही रस निष्पत्ति है। ठीक है, मतलब ये सभी जो भाव हैं, रति, शोक, क्रोध, विभाव में आते हैं हमारे आलंबन, उद्दीपन, संचारी भाव है, ठीक है, व्यभिचारी भाव है। ये सभी के सभी मतलब इन्हीं के संयोग से जो बनता है, जो भाव बनता है, उसी में प्रमुख स्थायी भाव, एक प्रकार का स्थायी भाव जागृत होता है, जहां से रस का रूप ग्रहण करता है। ठीक है, वही है रस निष्पत्ति। अब हम शंकुक और भट्टनायक के मतों का विश्लेषण करें। तो देखिए, शंकुक का अनुमितिवाद जो है वो क्या कहता है, तो शंकुक के अनुसार काव्य में रस की उत्पत्ति अनुमान के द्वारा होती है। मतलब शंकुक का कहना है कि काव्य में जो रस है वो अनुमान के द्वारा आता है। जब हम किसी नाट्य या काव्य में विभाव, अनुभव, संचारी भाव आदि को देखते हैं, तो उनके आधार पर हम किसी पात्र के अंतर्मन में विद्यमान स्थायी भाव का अनुमान करते हैं। मतलब जब भी, ठीक है, जब भी हम लोग किसी भी पात्र के अंतर्मन में जब हम लोग ये सब देखते हैं, विभाव, अनुभव, संचारी भाव को देखते हैं, तब हम उसके हिसाब से ही अनुमान करते हैं। तो यह अनुमानित स्थायी भाव ही रस रूप का ग्रहण करता है। उदाहरणतः अगर आप उदाहरण पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर ये लाइनें आप लोगों के लिए थोड़ी टफ लग रही होगी, तब भी आपको लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा यही बोलता है कि सर ये MHD 5 थोड़ा टफ है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उदाहरण यहाँ पे रखा गया है समझने के लिए। देखिए, किसी नायक को नायिका विरह में तड़पते देखकर, ठीक है, हम अनुमान करते हैं कि उसके हृदय में श्रृंगार का स्थायी भाव विद्यमान है। ध्यान से अगर आप लोग समझेंगे तो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। मतलब कहा गया है कि जब हम किसी, यहाँ पे देखिए, जब हम किसी नाट्य या काव्य में विभाव, अनुभव, संचारी भाव को देखते हैं, ठीक है,
तब हम उनके आधार पर किसी पात्र के अंतर मन में जो विद्यमान स्थायी भाव का अनुमान करते हैं कि उसके मन में कौन सा भाव स्थायी करके बैठा है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई नायक है जो अपनी नायिका के विरह में तड़प रहा है, तो उस नायक को देखकर, या फिर उदाहरण तौर पर कोई लड़का है जो कोई किसी लड़की के विरह में तड़प रहा है, उसे देखकर हम अनुमान करते हैं कि उसके हृदय में श्रृंगार का स्थायी भाव विद्यमान है। मतलब प्रेम से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं वो श्रृंगार भाव मतलब श्रृंगार रस में आ जाती हैं। ठीक है, मतलब रस के हिसाब से ये, तो जब आप लोग अगर आप लोगों ने पहले कभी रस पढ़ा होगा, जो कि एमआईएल हिंदी का जो एक पार्ट है, रस हम लोगों के व्याकरण भाग का है, तो उसको अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तभी आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखिए ये रस से संबंधित बातें हैं, तो यहाँ पे श्रृंगार रस की बात हो रही है। शंकुक का मानना था, यहाँ पे मानना है कि मंच पर या काव्य में जो दिखाया जाता है वह केवल प्रतीकात्मक होता है। मतलब चाहे वो मंच हो या फिर कोई काव्य हो, जहाँ पर जिसके बारे में बातें की जाती है वह केवल प्रतीकात्मक रहता है। मतलब जो असली चीजें होती है वो नहीं होती हैं। वास्तविक आनंद अनुमान द्वारा प्राप्त होता है। मंच पर आप देख रहे हैं कोई लड़का रो रहा है, लेकिन लड़का का रोने का कारण अगर आपको पता लगेगा तो वास्तविक जो कारण आपको पता लगेगा वो आप अनुमान के ऊपर ही लगा सकते हैं। तो दर्शक जो होते हैं कलाकार के वास्तविक स्वरूप को छोड़कर उसे पात्र के रूप में देखता है और अनुमान करता है कि उसके भीतर अमुक भाव विद्यमान है। इसी अनुमान से रस उत्पन्न होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। थोड़ा अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं भट्टनायक का भोगवाद क्या है। ठीक है, अब ये देखिए, भट्टनायक जो थे उन्होंने रस निष्पत्ति को पूर्णतः भोग या आस्वादन की प्रक्रिया माना है। ठीक है, यहाँ पर भट्टनायक क्या कहते हैं, रस निष्पत्ति क्या है, पूरी तरह से भोग करना, मतलब यूज करना, और आस्वादन की प्रक्रिया मतलब स्वाद लेना एक तरह का प्रक्रिया है। उनके अनुसार रस का अनुभव अनुमान द्वारा नहीं बल्कि आत्मिक अनुभूति द्वारा होता है। अब ये कहते हैं कि रस का मतलब यहाँ पर भट्टनायक कहते हैं कि रस का जो मतलब रस का अनुभव जो है वो अनुमान द्वारा नहीं होता है बल्कि अनुभूति के द्वारा होता है। रस न तो कवि का होता है, न पात्र का, न दर्शक का। वह शुद्ध सर्वकालिक सार्वत्रिक और शुद्ध चैतन्य के स्तर पर आस्वाद्य होता है। इनका कहना है कि जो रस है वो न तो पात्र का है, न उस पात्र को देखने वाले दर्शक का है, और ना ही वो कवि का है। ठीक है, बोल रहे हैं कि वो हमेशा शुद्ध था, वो हमेशा सर्वकालिक हर समय मौजूद रहने वाला सार्वत्रिक मतलब हर जगह पर है और शुद्ध चैतन्य पर स्थित है वो। ठीक है, तो भट्टनायक ने रस को अभिव्यक्ति मतलब अनुमान, व्यक्ति अनुमान मतलब अवगति या केवल प्रतीति मानने के मतों का खंडन करते हुए आस्वाद को ही उसका स्वरूप माना है। मतलब भट्टनायक ने रस को अभिव्यक्ति अनुमान या केवल प्रतीति मानने के मतों का खंडन कर रहे हैं और वे कहते हैं कि जो रस है वो आस्वाद को ही मतलब स्वरूप मानते हैं। उनके अनुसार स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के सहारे अभिव्यक्त होता है तो उसका सार्वभौम स्वरूप जागृत होता है। फिर साधक चित्त अपने व्यक्तिगत अहम भाव को भुलाकर शुद्ध आस्वाद करता है, यही रस है। इस प्रकार भट्टनायक का मत अधिक आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक स्तर का है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा भी अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को पूरा देखिए, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए अनुमितिवाद एवं भोगवाद का तुलनात्मक विश्लेषण। अब इसका तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे तो देखिए अनुमितिवाद और भोगवाद ये दो चीजें हैं। ठीक है, तो शंकुक हैं और यहाँ पे भट्टनायक हैं। तो शंकुक के अनुमितिवाद में रस प्राप्ति की प्रक्रिया बौद्धिक है, जबकि भट्टनायक का भोगवाद शुद्ध आत्मानुभूति पर आधारित है। मतलब शंकुक ने अनुमितिवाद के इस रस प्राप्ति की प्रक्रिया को क्या कहा, बौद्धिक बता दिया, जबकि भट्टनायक ने भोगवाद शुद्ध आत्मानुभूति पर आधारित इनका रस है। ठीक है, दूसरा है अनुमितिवाद में दर्शक अनुमान करके रस का बोध करता है, जबकि भोगवाद में अनुमान की कोई भूमिका ही नहीं है बल्कि शुद्ध आत्मा रसास्वादन करती है। अच्छा, शंकुक की दृष्टि से काव्य दर्शन
का बोध एवं मानसिक गणना है। संकुक की दृष्टि से काव्य दर्शन का जो बोध है एक मानसिक गणना है, मतलब एक मानसिक गिनती है, गणना है, ठीक है। भट्ट नायक के अनुसार यह अहम भाव शून्य आत्मिक सुख है। भट्ट नायक ने रस को सार्वभौम, निर्विकल्प एवं आत्मा के स्वरूप के अनुरूप माना है। संकुक का मत सांसारिक प्रतीति पर आधारित है। भट्ट नायक ने रस को सार्वभौम मतलब हर जगह पर, निर्विकल्प मतलब उसका कोई विकल्प नहीं है, आत्मा के स्वरूप उन्होंने माना है, जबकि संकुक का मत है सांसारिक प्रीति, ठीक है। भट्ट नायक का मत अभिनव गुप्त जैसे महान आचार्यों द्वारा, भट्ट नायक का जो मत है, अभिनव गुप्त भी एक महान आचार्य हैं, उनके द्वारा और अधिक परिष्कृत होकर रस सिद्धांत का केंद्रीय स्तंभ बन गया, जबकि संकुक का अनुमितिवाद सीमित रह गया। मतलब भट्ट नायक वाला रस का जो इन्होंने बताया था, भट्ट नायक ने जो बताया था कि ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है और सर्वत्र है, ये आगे चल के रस सिद्धांत का केंद्रीय स्तंभ बन गया, जबकि संकुक का जो अनुमितिवाद था वो मतलब इतना विकास नहीं कर पाया, इतना कोई मतलब इतना रस सिद्धांत के क्षेत्र में इतना जगह नहीं बना पाया। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये कहेंगे कि रस निष्पत्ति के संदर्भ में संकुक और भट्ट नायक दोनों की अवधारणाएं अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। संकुक ने रस संवेदन की तात्विक प्रक्रिया को अनुमान के द्वारा समझाने का प्रयास किया, परंतु भट्ट नायक ने क्या किया, रस के तात्विक, आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वरूप को उन्मुक्त करते हुए रस को शुद्ध चैतन्य का विषय माना। यहाँ पर भट्ट नायक ने रस को आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक स्वरूप से ऊपर उठकर इन्होंने उसको शुद्ध और चैतन्य का विषय माना। भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास में भट्ट नायक का जो भोगवाद अधिक व्यापक, स्थायी और प्रामाणिक सिद्ध हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग ये सेकंड वाला जो प्रश्न है जून 2024 का, इसको समझेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।